मेडिटेशन से म्यूजिक स्ट्रेस कम करने के लिए। इसलिए टीचर पहले शिक्षा नीति को समझना बहुत ज़रूरी है और बाद में उसको कैसे क्रियान्वयन करना है कक्षा में। और उस संदर्भ में हर एक वर्कशॉप में, सेमिनार में, ओरिएंटेशन प्रोग्राम में, ट्रेनिंग प्रोग्राम में ये शिक्षा नीति के ऊपर 1-2 सेशंस रखना सरकार की तरफ से क्या बोलते हैं कमांड है। यू हैव टू टीच, you have to expose every teacher to national education policy। उसमें बेसिक मुद्दे 1 घंटे में तो सारे नहीं होता है, मगर बेसिक मुद्दा क्या है उसके ऊपर चर्चा करना बहुत ज़रूरी है। सो इसलिए ये सत्र रखा गया है। इसमें क्या होता है, शिक्षा नीति, कोई भी नीति, ये वो किताब है 68 पेज का किताब है। आप गूगल करें तो भी नेट पे मिलेगा। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में जाके 2020 एजुकेशन पॉलिसी बोले तो वो आएगा। हिंदी में भी है शिक्षा नीति, सब भाषा में है, भारतीय सब भाषा में ये डॉक्यूमेंट उपलब्ध है और इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, हर एक शिक्षक के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें शिक्षा से संबंधित हर पहलू के ऊपर कुछ अधिकारी तौर पे प्रपोजल्स है। क्योंकि शिक्षा नीति मतलब क्या है, हम जो है इसी को लागू करें। हमारा सोच इससे अलग है तो भी सोच बाहर रख के इसी को लागू करना है। बिकॉज पॉलिसी इज स्टेटमेंट वेटिंग फॉर इम्प्लीमेंटेशन। स्टेटमेंट इज मेड बाय इन द पार्लियामेंट, इम्प्लीमेंटेशन नीड्स टू बी डन इन एवरी क्लासरूम। कितने करोड़ों क्लासरूम है, वो क्लासरूम में इसी नीति की क्रियान्वयन होना है। इसलिए क्रियान्वयन करने से पहले इसमें क्या क्या है, मोटे तौर पे क्या क्या मुद्दे हैं, और जब हम शिक्षा समझते हैं, शिक्षा में क्या क्या होते हैं, मैं 2-3 बताता हूँ, आप भी ऐड करते जाएंगे शिक्षा में क्या क्या होती है, क्योंकि वो तो विस्तार होते हैं, आप कितना भी बताएं और कुछ बच जाएगा। सो There are policies on everything। हर एक चीज़ पे एग्रीकल्चरल पॉलिसी है, इंडस्ट्रियल पॉलिसी है, अर्बन प्लानिंग है, रूरल प्लानिंग है, बैंकिंग पॉलिसी है, इकोनॉमिक पॉलिसी है, एंड सिमिलरली वी हैव एजुकेशन पॉलिसी। और एजुकेशन पॉलिसी ये नई बात नहीं है, ये केवल पहला नहीं है। हम इतिहास में कितना दूर जाते हैं तब पॉलिसी को पकड़ सकते हैं। मैं स्वतंत्र भारत की इतिहास तक सीमित करूंगा पहले। ये तीसरी नीति है। दिस इज 3rd एजुकेशन पॉलिसी इन इंडिपेंडेंट इंडिया। पहला पॉलिसी आया 1968 में, एंड 1960s जो दौरा है ना, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन इंडियन एजुकेशन पर्टिकुलरली। क्यों है मैं बाद में बताऊंगा। 1960s 60 to 70 जो बहुत इंपॉर्टेंट काल है। सो 1968 में पहला नीति, शिक्षा नीति आया है भारत में, स्वतंत्र भारत में। भारत में तो बहुत पहले से है। दूसरा शिक्षा नीति आया है 1986 में, 86 पॉलिसी। वो बहुत बहुचर्चित पॉलिसी है, जो नवोदय विद्यालय जो है वो उस पॉलिसी से ही आया है। और राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर था, पीवी नरसिम्हा राव शिक्षा मंत्री था, और शिक्षा शाखा को तब बदला है एमएच चार्डी।
नाम दिया है, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। 1986 पॉलिसी के तहत वो नाम बदल गया, उससे पहले मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन था। So 1986 policy is very important policy in Indian education. That is the second policy. First policy केवल 8 पन्ना का है, 8 page policy, very simple policy, straight away. 86 policy 38 पेज का है, 30 पेज बढ़ गया। और this is 2020 policy, ये तीसरी पॉलिसी है, और ये 68 पेज का है। अब ये 30 ऐड हो गया, 30 ऐड होते जा रहे हैं, राइट। दिस आर द 3 पॉलिसी। हम थोड़ा पीछे गए तो, क्योंकि शिक्षा के इतिहास को जानने के लिए और थोड़ा पीछे गए तो ब्रिटिश काल में पहला पॉलिसी आया जो हमको सब वाकिफ है, वो नाम से मैकाले पॉलिसी, लॉर्ड मैकाले जिसको हम बोलते हैं, जिसको ज़्यादा गाली देते हैं। आपकी वजह से हमारा शिक्षा पूरा बर्बाद हो गया, वो उनको हम आलोचना करते हैं। 1835 तब आया पहला आधुनिक भारत में पहला पॉलिसी। 1835 फरवरी 18, मैकाले मिनट्स बोलते हैं हम उसको, मिनट्स, पॉलिसी का नाम पे नहीं है, मिनट्स है मगर पॉलिसी है वो, मैकाले मिनट्स। और वो इतना मजबूत मिनट से अभी भी हम वही लागू कर रहे हैं, उसके ऊपर आलोचना है। और लगभग 100 साल के बाद 1937 में गांधी की बेसिक एजुकेशन स्कीम आया, वार्धा प्लान बोलते जिसको हम, बहुत महत्वपूर्ण पॉलिसी है। 1937, 1835, 102 साल के बाद 1937 वार्धा, महाराष्ट्र के में जो वार्धा है जिले, वहाँ का है। वहाँ कुछ मीटिंग हुआ कांग्रेस की, और जाकिर हुसैन साहब की अध्यक्षता में मीटिंग हुआ, और वो एक नीति को पास किया है। हम भारत में किस प्रकार का शिक्षा चाहते हैं, शिक्षा की पद्धति क्या होना है, शिक्षा के विषय क्या होना है, शिक्षा क्यों देना है, बहुत ब्यूटीफुल पॉलिसी है। सो ये आधुनिक भारत का। और हम थोड़ा और पीछे गए तो, क्योंकि भारत में शिक्षा की इतिहास बहुत पुरानी है, क्योंकि आप बौद्ध काल में गए, हम बौद्ध काल बोलना चाहते थे, प्राचीन काल में गए तो, क्योंकि दुनिया में सबसे पहले विश्वविद्यालयों में अच्छा माना जाता नालंदा विश्वविद्यालय, वो लगभग अब से 1500 साल पहले 6th-7th सेंचुरी AD का नालंदा विश्वविद्यालय, उनका एक पॉलिसी था। और हम उससे भी पीछे गए तो हमको लिखित आधार इतना ज़्यादा नहीं मिलता, मगर प्रचलन में तो है तक्षशिला, जहाँ कौटिल्य ने पढ़ा है बोलते हैं, या चरक ने पढ़ा है, या जीविका जो फर्स्ट डॉक्टर जो हमको कहते हैं वो पढ़ा है, तक्षशिला, वो तो BC में, नालंदा से 500 साल पहले। मगर उसके बारे में हमको इतना समाचार नहीं है। नालंदा का बारे में तो बहुत बड़ा समाचार है, क्योंकि नालंदा विश्वविद्यालय में कितने स्टूडेंट्स थे। नालंदा विश्वविद्यालय क्या बोलते हैं, बुद्ध महाआराम, बुद्ध आराम सोते हैं, वो महाआराम मतलब यूनिवर्सिटी, और उसमें लगभग 10,000 छात्र पढ़ते थे। ये हमको रिटन एविडेंस है, फाहियान हुयान सांग जो चाइनीज ट्रैवलर्स वहाँ पढ़े हैं 1-2 साल, वो लिखा है। ऐसे विश्वविद्यालय हम दुनिया में कहीं देखा ही नहीं है। हम इसलिए यहाँ 2 साल रह के हम भी पढ़ के आचार्य बन के यहाँ से निकल पड़े। वो रिकॉर्ड किए हैं लगभग 10,000 छात्र, और लगभग एक दिन में 100 लेक्चर्स साइमल्टेनियसली 100 लेक्चर्स होते थे। एंड यू कैन इमेजिन कितना बड़ा, वर्तमान की जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से भी बड़ा, हम वर्तमान स्थिति से तुलना करना है तो उतना बड़ा विश्वविद्यालय, वो इतिहास में वो गया है। सो वहाँ भी एक पॉलिसी था। वो पॉलिसी क्या है उसमें डिटेल में नहीं जाएंगे, क्योंकि हम वर्तमान में ज़्यादा फोकस करेंगे। सो ये 2020 पॉलिसी जो है 2016 में शुरू हुआ,
जो एनडीए सरकार पहली बार आया 2014 में, 2015 में एक कमेटी गठित किया, आप एक शिक्षा नीति तैयार करिए। वो सुब्रमण्यन एक आईएएस ऑफिसर था, उसकी अध्यक्षता में, नहीं स्वामी अलग है, सुब्रमण्यन स्वामी तो बीजेपी का लीडर है, राज्यसभा सदस्य है। कस्तूरी रंगन सुब्रमण्यन इज आईएएस ऑफिसर, उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी गठित किया। तब हमारा शिक्षा मंत्री थी स्मृति ईरानी मैडम, और वो कमेटी 5-6 महीने मीटिंग्स वगैरह रख के एक छोटा सा रिपोर्ट सरकार को दिया है, और सरकार उसके बाद दूसरा कमेटी गठित किया, और वो है हमारा जो इसरो चेयरपर्सन कस्तूरी रंगन कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में दूसरा कमेटी गठित किया। तब तक हमारा मिनिस्टर भी बदल गया, दूसरा मिनिस्टर आ गया, और कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में 1 साल, लगभग 1.5 साल वो कमेटी बैठ के बहुत वार्तालाप करके अलग अलग प्रकार की मीटिंग रखे, अलग राज्यों में 3-4 मीटिंग्स रखे, कॉन्फ्रेंस रखे, सबकी राय लेके एक बड़ा ड्राफ्ट रिपोर्ट तैयार किया। ड्राफ्ट रिपोर्ट है 480 पेज का। वो ड्राफ्ट रिपोर्ट का समरी है हमारे हाथ में है, ये पहला पॉलिसी, इसका आधार भूमि ड्राफ्ट रिपोर्ट है। और चलिए आपको टाइम मिले तो वो भी पढ़ना, क्योंकि वो पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसमें डिटेल्स होते हैं, यहाँ तो स्टेटमेंट्स होते हैं, राइट। और ये 4 साल में हमको 3 मंत्री बदल गए, शिक्षा मंत्री स्मृति ईरानी, उसके बाद पोखरियाल, इसके बाद जावड़ेकर, अभी प्रधान धर्मेंद्र प्रधान, 4 लोग आ गए, और अंतिम में हमको 2020 में ये पार्लियामेंट में पास होकर बाहर है। इसका ड्राफ्ट आया 2019 में, फाइनल पॉलिसी आया 2020, एंड दिस इज द हिस्ट्री ऑफ दिस ड्राफ्ट। एंड इसमें क्या होता है, पॉलिसी में क्या होता है, पॉलिसी में 2 अंश होते हैं, कोई पॉलिसी देखे तो हम 2 भाग होते हैं। एक है डिस्क्रिप्टिव पार्ट, वर्णन करती है कमिटी, जो होती ना वर्तमान स्थिति का एक अवलोकन करती है, व्हाट इज द प्रेजेंट सिचुएशन इन एजुकेशन, दैट वी कॉल डिस्क्रिप्टिव पार्ट। और डिस्क्रिप्टिव पार्ट के आधार पर प्रिस्क्रिप्टिव पार्ट होता है, प्रिस्क्राइब, हाँ ये करना है, ये करना है, ये क्या है। डिस्क्रिप्शन में क्या होता है, स्थिति में अच्छा क्या है, बुरा क्या है, क्या कमियां हैं, वो सारे लिखते हैं, और उसके आधार पर हम मान सकते हैं उसको डायग्नोसिस। मतलब हम डॉक्टर के पास गए तो पहले वो डिस्क्राइब करेगा आपका रोग क्या है, आपका प्रॉब्लम क्या है, और उसके आधार पर मेडिसिन प्रिस्क्राइब करेगा। इसमें भी वो 2 भाग, कोई भी पॉलिसी में ये 2 भाग होते हैं। सो फर्स्ट पार्ट इज अबाउट प्रेजेंट, व्हाट इज, द सेकंड पार्ट इज व्हाट शुड बी, क्या होना है, एंड व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपकी दवाई हमेशा आप क्या है उस पर आधारित होता है, क्योंकि डॉक्टर आपका रोग को कैसे समझा उसी आधार पर दवाई होगा। इसलिए डिस्क्रिप्टिव पार्ट इज ऑलवेज वेरी इंपॉर्टेंट, हाउ यू आर डिस्क्राइबिंग ए पर्टिकुलर सिचुएशन, व्हाट इज इंडियन एजुकेशन, आप कमिटी क्या समझ रहे हैं, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसमें तो बहुत डिटेल से ड्राफ्ट पढ़े तो आपको समझ में आ जाएगा। They described Indian education on the basis of research evidence, है ना, रिसर्च हुआ भारत की शिक्षा नीति पर। खासकर मैं 3 रिसर्च की जिक्र करूंगा, आप गूगल करें तो आप भी देख सकते हैं। एक है पीजा रिपोर्ट, PISA, एक इंटरनेशनल कमिटी है, वो भारत की शिक्षा के ऊपर शोध करके अपना रिपोर्ट देती है, हर 5 साल में एक बार। वो रिपोर्ट है, इंडिया भी उसमें शामिल है पहले। और दूसरा है असर रिपोर्ट, जो इंडियन एक NGO है, वो लोग भी असर रिपोर्ट, असेसमेंट ऑफ स्कूल, वो रिपोर्ट है। वहाँ 3-4 रिपोर्ट्स है, खासकर प्राइमरी स्कूल पर वो रिपोर्ट्स होते हैं, स्कूल जनरली प्राइमरी स्कूल। और तीसरा है NCERT NGOs का जो NAS,
होता है, नेशनल अचीवमेंट टेस्ट, सर्वे टेस्ट जो है उसका रिपोर्ट है, और बहुत सारे एनजीओ इधर उधर प्रत्येक राज्य में जो ये सारे का सार बोलते ना, नतीजा क्या है, ये क्या बतलाते हैं भारतीय शिक्षा के संदर्भ में। बहुत सारे बताते, एक नहीं बताते, मगर मूल बात आप क्या निकलते हैं, ये बात निकला इनकी डॉक्यूमेंट के अनुसार, भारतीय शिक्षा में गुणवत्ता नहीं है, ये निकला, गुणवत्ता नहीं, और गुणवत्ता बहुत खराब है, और उसके उदाहरण भी दिया, एम्पिरिकल एविडेंस क्या है, क्योंकि 5वीं कक्षा के बच्चा दूसरी कक्षा का वाक्य लिख नहीं पा रहा है, एक एग्जाम्पल है। 5वीं कक्षा का बच्चा दूसरी कक्षा का जोड़ना घटाना नहीं कर पा रहा, इसलिए भारतीय शाला शिक्षा में गुणवत्ता गायब हो गया। दिस इज द डिस्क्रिप्शन। ये सही है क्या? डिस्क्रिप्शन ये है तो प्रिस्क्रिप्शन भी इसी आधार पर होगा। प्रिस्क्रिप्शन क्या होगा? भारतीय शिक्षा में गुणवत्ता लाना है, कैसे लाना है, हाउ टू ब्रिंग, दैट इज द पॉलिसी स्टेटमेंट्स, ऐसे लाना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है। और भारतीय शिक्षा व्यवस्था कैसे है उसके ऊपर भी टिप्पणी है। पहला टिप्पणी है गुणवत्ता नहीं है, और नंबर 2 जवाबदारी, अकाउंटेबिलिटी नहीं है, मतलब कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। बच्चे क्यों नहीं पढ़ रहे मुझे मालूम, टीचर भी बोल रहा है, हेडमास्टर भी बोल रहा है, सरकार भी बोल रहा है, एवरीबॉडी सेइंग सर नहीं हमारा तो नहीं, हम तो सब कुछ कर रहे हैं फिर भी नहीं आ रहा। नो अकाउंटेबिलिटी जिसको हम कहते हैं, अकाउंटेबिलिटी इज मिसिंग, क्योंकि सुपरविजन नहीं है, मॉनिटरिंग नहीं है, तो बहुत सारे बातें उसमें पहला बात है गुणवत्ता नहीं है। इसलिए इस डॉक्यूमेंट में हर पेज में 68 पेज में हर पेज में आपको लगेगा बड़ा गुणवत्ता वाला शाला लाना है, बड़ा गुणवत्ता लाना है, गुणवत्ता के ऊपर जोर देना है, गुणवत्ता शिक्षा बच्चे को कैसे देना है उसी पर सोचना है, उसी पर हमको हर पन्ने पे हमको गुणवत्ता दिखाई देगा, बिकॉज दैट इज लैकिंग, क्योंकि जो नहीं है उसी की बात करते हैं। सो आपको बुखार है इसलिए क्रोसिन खाओ, क्रोसिन खाओ, क्रोसिन खाओ, टाइफाइड है तो कुछ और बताऊंगा, मगर आपको बुखार है तो वही बताऊंगा। एंड देयरफॉर दैट इज द बेसिक प्रिस्क्रिप्शन ऑफ द डॉक्यूमेंट। थोड़ा हम डिटेल में गए तो पॉलिसी में हम पॉलिसी को कैसे समझते हैं, हम ऐसे मोटे तौर पे ऐसे कहते हैं, पॉलिसी इज ए बंडल ऑफ स्टेटमेंट्स, हम ऐसे परिभाषित कर सकते हैं, इट्स ए बंडल ऑफ स्टेटमेंट्स। बंडल ऑफ स्टेटमेंट्स को हम हिंदी में क्या बोले? कथनों का संग्रह है, अलग अलग प्रकार की कथन है, सही है, कथन है। कथन किस संदर्भ में किसके बारे में है? नंबर 1 विजन के बारे में होता है। व्हाट इज द विजन ऑफ एजुकेशन? हमारे सामने दूरदृष्टि क्या है? व्हाट इज द विजन? देयर इज अ विजन स्टेटमेंट बोलते हैं हम, and every education policy begins with vision statement. Economic policy also begins with vision statement. Urban planning policy also begins with vision statement, because vision gives a road map. हम किस दिशा में कहाँ तक कितने समय पे जाना है, that is the vision statement. So there is a vision statement in it, and then there is a context to it. चलिए हम शिक्षक है, संदर्भ को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि मैं यहाँ 2-3 भारी कथन आपके सामने रखूंगा, आप लोग सोचिए इसके बारे में। वी आर, हम जो है, वी आर हिस्टोरिकल बीइंग्स, हम ऐतिहासिक जीवी हैं, हम नॉर्मल जीवी नहीं है, ऐतिहासिक जीवी है, क्योंकि हम हमारा इतिहास में गर्व महसूस करते हैं। हम एनिमल तो ऐसा नहीं होता है, एनिमल को उनको दादा दादी से कोई लेना देना नहीं है, माँ से ही लेना देना नहीं है 2 दिन के बाद, मगर हमको तो दादा परदादा उनकी दादा वो जाते और जाके बोलते भारत का इतिहास तो 10,000 साल पुराना है, गर्व महसूस करते हैं। दैट इज मीन्स वी आर हिस्टोरिकल बीइंग्स, दिस इज वन। एंड दूसरा है
हमारा एक यूनिक कैरेक्टर है ह्यूमन बीइंग्स का, जो जंतु के पास नहीं है। वी आर नॉर्मेटिव बीइंग्स। हम मूल्यात्मक जीवी हैं। हम मूल्य साथ लेके जीते हैं। हम हर एक व्यक्ति का कार्य पर हम जजमेंट करते हैं मूल्य के आधार पर। ये खराब व्यक्ति है, वो अच्छा है, ये है, कथन करते जाते हैं। क्यों? जानवर ऐसा नहीं करेगा, उनके पास मूल्य नहीं है, मूल्यात्मक जजमेंट नहीं करेगा। सो व्हाई? बिकॉज वी आर नॉर्मेटिव बीइंग्स, वी आर वैल्यू बीइंग्स। सो देयरफॉर शिक्षा हमेशा एक संदर्भ में होता है। शिक्षा एक संदर्भ में होता है और संदर्भ के लिए होता है। मैं यहां दो पहलू ला रहा हूं संदर्भ का। संदर्भ में होता है, संदर्भ के लिए होता है। आज बच्चे सीख रहे, संदर्भ में सीख रहे, मगर कल के लिए सीख रहे। आज के लिए थोड़ी सीख रहे हैं, वो डॉक्टर बनना है भविष्य में। इसलिए शिक्षा का संदर्भ वर्तमान भी होता है, भविष्य भी होता है, और भविष्य भी बहुत दूर की भविष्य होता है। क्योंकि बच्चे कक्षा 1 में ज्वाइन हो रहे हैं, मगर माँ बाप बोलते हैं अब डॉक्टर बनना है। वो तो 20 साल बाद वाली बात है। और बच्चे बोलेगा मुझे तो खेलने दो, पहले मुझे भागने दो, अब डॉक्टर तो बहुत दूर की बात है। नहीं, माँ बाप तो बोलेगा नहीं डॉक्टर बनना है। और कुछ माँ बाप तो और आगे के जाके उनके नाम को डॉक्टर जोड़ के पुकारना शुरू करते हैं, मेरे प्यारा डॉक्टर बेटा आओ, वैसे बोलना। बिकॉज यू आर सीइंग द फ्यूचर। ये है मिडिल क्लास में तो ये बहुत ज्यादा है आजकल, इसलिए बच्चों के अंदर स्ट्रेस आके वो खुदकुशी की तरफ जा रहा है। दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी। बट शिक्षा वर्तमान में होता है, मगर भविष्य के लिए होता है। और शिक्षा नीति का संदर्भ वर्तमान भी होना है, भविष्य भी होना है। और उतना दूरदृष्टि हमारे पास होना बहुत जरूरी है। और शिक्षा के लिए तो ज्यादा दूरदृष्टि होना है। आप एग्रीकल्चर के लिए इतना दूरदृष्टि जरूरत नहीं है। पानी कब गिरेगा, उस साल में क्या करना है, साल का होता है। इसलिए चाइनीज फिलोसोफर कन्फ्यूशियस बोलते हैं ना, आप अगला पीढ़ी के लिए प्लान कर रहे तो शिक्षा की प्लान करो। आप कृषि की प्लान कर रहे तो इस साल का करो, मगर शिक्षा की प्लान कर रहे तो अगला पीढ़ी तक सोचो। क्योंकि आज जो कक्षा 1 में आ रहे बच्चे, वो अगला पीढ़ी बनकर बाहर जाएगा। वो 1 साल की बात नहीं है, 20 साल की बात है। इसलिए आपकी प्लान भी कम से कम 25 साल तक देखना है। यहाँ 2020 में बैठ के मैं 2050 में क्या होगा, समाज कैसे होगा, शिक्षा कैसा होना है, वहां तैयार करना है हम बच्चे। एंड देयरफॉर context of the education is dualistic, present and the future. ये एक है संदर्भ। और शिक्षा का और एक कॉन्टेक्स्ट होते हैं, वर्तमान में क्या है और भविष्य में क्या है। और वो भविष्य क्या होने वाला है, आप 2-3 शब्द सुनते आते हैं, आप लोग हम सुनते हैं मगर नजरअंदाज करते हैं। भविष्य समाज की एक परिभाषा है। भविष्य समाज ज्ञान समाज है, नॉलेज सोसाइटीज बोल रहे हैं, नॉलेज इकोनॉमीज। चलेगा ना? चलेगा। हाँ, क्योंकि नॉलेज सोसाइटी अंधकार में होता है। तमसोमा ज्योतिर्गमय, अंधकार से हम प्रकाश की ओर जाना है। अंधकार से तो शुरू करना है, वर्तमान तो वही है, प्रकाश भविष्य है। राइट? आ गए, देखो आ गए। हाँ सर, ओके। What is the future society? There are 2-3 aspects. Number 1, future societies are knowledge economies. इसको आप ध्यान में सोच लेना। This is very important term. यूनेस्को, यूएनओ से लेकर हमारा पॉलिसी भी यही बात कह रहा है। फ्यूचर सोसाइटीज और नॉलेज सोसाइटीज, नॉलेज इकोनॉमीज। हमको अभी तक ये पता है एग्रीकल्चरल सोसाइटी, इंडस्ट्रियल सोसाइटी,
एग्रीकल्चरल इकोनॉमी, ये तो हमको पता है। भारत क्या है? कृषि प्रधान देश है, हम बोलते थे। अभी ये बोलना बंद करना है, भारत क्या होगा? ज्ञान प्रधान देश है। यू हैव टू से इवन वर्ल्ड इज गोइंग टू बी नॉलेज इकोनॉमी। एंड यहाँ हम सोचना है, इफ फ्यूचर सोसाइटी इज गोइंग टू बी नॉलेज सोसाइटी, शिक्षा का भूमिका तो ज्ञान बढ़ेगा। इफ इट इज एग्रीकल्चरल सोसाइटी, कृषि की भूमिका बढ़ेगा। इफ इट इज नॉलेज सोसाइटी, कक्षा की भूमिका तो बहुत बढ़ेगा। एंड व्हाई इट इज नॉलेज सोसाइटी? व्हाई यूएनओ, यूनेस्को, वर्ल्ड बैंक, ऑल अदर बैंक्स एंड इंडिया सेइंग दैट फ्यूचर सोसाइटीज आर नॉलेज सोसाइटीज? ज्ञान के बिना समाज रहते क्या? ज्ञान के बिना तो समाज रहते ही नहीं है। समाज आविर्भाव हुआ ज्ञान के वजह से। मगर 21st सेंचुरी को हम नॉलेज इकोनॉमी क्यों बोल रहे हैं? 20 शताब्दी को नहीं कहा, 19वीं को नहीं कहा, पूरा 10 साल की जो गुजर गए, कहीं भी हम नॉलेज सोसाइटीज नहीं कहा। 21st सेंचुरी और उसके बाद नॉलेज सोसाइटीज कह रहे हैं। एंड व्हाट इज द डिफरेंस? एंड इन एग्रीकल्चरल सोसाइटी प्रोडक्टिव फोर्स क्या है? उत्पत्ति साधन जिसको बोलते हैं, वो है जमीन। जमीन जिसके पास है वो जमींदार बनेगा। और इंडस्ट्रियल सोसाइटी में प्रोडक्टिव फोर्स क्या है? इंडस्ट्री, इंडस्ट्रियलिस्ट बनेगा, उसमें वर्कर्स काम करेगा। मगर आने वाले समाज में ना एग्रीकल्चर ना इंडस्ट्री, इट इज गोइंग टू बी नॉलेज। ये कैसे होगा? हाउ इट इज पॉसिबल? एग्रीकल्चर, बिना एग्रीकल्चर जिएंगे क्या? खाना तो पड़ेगा, बिना एग्रीकल्चर तो जिएंगे नहीं। मगर एग्रीकल्चर समाज क्यों नहीं बता रहे? क्यों नहीं बता रहे? एक छोटा सा आंकड़े जो बदलाव आ रहा है। भारत की जीडीपी जो होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जो जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, हमारा जो नेशनल इनकम जो है, उसमें एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन बहुत कम होते जा रहा है। अभी 20% को घट गया। सर्विस सेक्टर का परसेंट 50 से ऊपर जा रहा है। हम ये मान के आए, सुनते सुनते आए हैं, भारत कृषि प्रधान है, 80% लोग कृषि पर आधारित है और गांवों में है। मगर अभी वो स्थिति नहीं है, ये कृषि प्रधान नहीं है, क्योंकि कृषि पर आधारित लोग अभी भी 50 है, मगर कृषि का जोड़ना हमारा आय को केवल 20% है। किसका परसेंट ज्यादा है? आईटी सेक्टर का ज्यादा है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशनल टेक्नोलॉजी। सर्विस सेक्टर, अमेज़न है ना, अभी ऑर्डर सारे अमेज़न पे चल रहे हैं ना, उसकी ज्ञान ज्यादा है। उसकी भूमिका, हमारा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो हमारा देश की आय में, उनकी भूमिका ज्यादा हो रहा है। और वो लोग कहाँ से आ रहे हैं? वो लोग एग्रीकल्चर, खेती तो नहीं कर रहे, परिश्रम में भी काम नहीं कर रहे, इंडस्ट्री में भी काम नहीं कर रहे। वो लोग क्या काम कर रहे? ज्ञान की काम कर रहे। इसलिए ज्ञान की समाज आने वाला है। अभी हम देखते हैं ना, ओयो, ओला, ओला, उनके पास ना एक गाड़ी है ना एक ड्राइवर है, मगर वो सारे दुनिया में ओला चला रहे हैं। उनके पास क्या है? ज्ञान है। आईआरसीटीसी, हम आए ना अभी ट्रेन में, आईआरसीटीसी में क्या है? कुछ नहीं है, केवल ज्ञान। और इतने करोड़ों लोगों का रिजर्वेशन बैठे बैठे कर रहे हैं। हम यहाँ बैठे बैठे रिजर्वेशन कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब लोग बैठ के काम करने का जरूरत नहीं है, खत्म होते जा रहे हैं। और एटीएम क्या है? एटीएम को निकाल दीजिए, कितना क्लर्क्स चाहिए वहां? एक एटीएम मतलब 20 क्लर्क्स। और भारत में कितना एटीएम है पिछले 10 साल में? आप उसको मल्टीप्लाई विथ 20 क्लर्क्स, और कितने, इसलिए बैंकिंग में रिक्रूटमेंट घटते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं। क्यों कम होते जा रहे हैं? बिकॉज मिशन इज रिप्लेसिंग। मिशन वो केवल मिशन नहीं है, वो ऑटोमेशन एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसकी बात कर रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब क्या है? आपका जरूरत नहीं है, मैं खुद काम करूंगा। और अभी यहां तक आया, ड्रोन कैमरास आ गया है ना, ड्रोन आ रहे हैं ना, पाकिस्तान से भारत के ऊपर ड्रोन अटैक आ रहे हैं, वो ड्रोन आएगा। अभी यहाँ बैठे बैठे वहां से हमारा कैमरा ले रहा है ड्रोन से,
और ऊपर से आके ड्रोन लेगा। और ड्रोन कौन चला रहा है आपको कुछ पता नहीं, ड्रोन अपने आप चल रहा है, किसी के हाथ में तोड़ा है, वो वहां बैठ के कर रहा है, एंड एवरीथिंग इज हैपनिंग। एंड देयरफॉर वेरी इंटरेस्टिंगली फ्यूचर सोसाइटी इज गोइंग टू बी गवर्न्ड बाय द नॉलेज। जिसके पास ज्ञान है वो महान। गूगल पिचैया, तो गूगल पिचैया के पास क्या है, केवल IIT डिग्री थे, और अभी वो पूरा दुनिया को यहाँ बैठे बैठे ही हम गूगल कर रहे हैं। अभी गूगल देवो भवा हो गया, गुरुदेवो भवा नहीं है, अभी गूगल देवो भवा, क्योंकि वो क्लिक मारे तो ज्ञान दे रहे, जो हम दे रहे हैं वो भी दे रहे, एंड देयरफॉर उसका इम्प्लीकेशन होगा ना हमारे ऊपर, हमारा पढ़ाई के ऊपर होगा। देयरफॉर यू हैव टू थिंक, वी हैव टू थिंक, एंड दिस इज गोइंग टू बी द सोसाइटी। आप कुछ भी करो, ये समाज आने वाला है, आप कुछ भी नहीं कर सकते। कुछ भी इसलिए नहीं कर सकते, हम भी मोबाइल फोन छोड़ने के लिए तैयार तो नहीं, एंड स्मार्टफोन है हाथ में, मतलब दुनिया आपके हाथ में है, या दुनिया आपके मुट्ठी में है या आप स्मार्टफोन के मुट्ठी में है, वो सोचना पड़ेगा। इधर स्मार्टफोन हमारा मुट्ठी में है या हम स्मार्टफोन के मुट्ठी में चले गए धीरे धीरे। वी हैव टू थिंक, दैट इज अ बिग प्रॉब्लम। बट the problem here, what is the future society? Future society is a knowledge society. जब ज्ञान समा जाते ना, हम आशा करते हैं टीचर की डिमांड बढ़ेगा, है ना। एग्रीकल्चरल सोसाइटी में किसका डिमांड बढ़ेगा, कृषि करने वाले। इंडस्ट्रियल सोसाइटीज में वर्कर्स का, नॉलेज सोसाइटीज में टीचर्स का। हम मान के चल रहे हैं मगर नहीं, क्योंकि बैजू आ गया, बैजू आ गया ना, बहुत सारे आ गए। वही भाई तो मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, और ऐसे बहुत सारे आ रहे हैं। और टीचर का जरूरत, ज्ञान की जरूरत बढ़ रहे, टीचर का जरूरत घट रहा है, विरोधाभास है। एंड देन हाउ टू प्रिपेयर द एजुकेशन, दिस इज द फ्यूचर। हाँ, इसके लिए विजन क्या है, इसके लिए किस प्रकार का शिक्षा हम चाहते हैं, दिस इज द कॉन्टेक्स्ट। जब कॉन्टेक्स्ट की बात करें तो ये आते हैं, एंड इस आधार पर इसमें क्या बताया, मैं 3 मोटी बात आपके साथ शेयर करूंगा। 3, पहला बात है, एजुकेशन का मतलब एक स्ट्रक्चर होता है, एजुकेशन एज ए सिस्टम, स्ट्रक्चर, राइट। भारत की शाला निर्माण, शाला स्ट्रक्चर, स्कूल स्ट्रक्चर अभी तक जो है, प्राइमरी स्कूल, मिडिल स्कूल, सेकेंडरी स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल, उसके बाद ग्रेजुएशन, उसके बाद यूनिवर्सिटी, दिस इज द स्ट्रक्चर। और प्राइमरी स्कूल से पहले प्री प्राइमरी 3 इयर्स, प्राइमरी 5 इयर्स, मिडिल 3 इयर्स, सेकेंडरी 2 साल, सीनियर सेकेंडरी 2 साल, ग्रेजुएशन 3 साल, पोस्ट ग्रेजुएशन 2 साल। दिस इज द स्ट्रक्चर, एंड दिस डॉक्यूमेंट सेज दिस स्ट्रक्चर इज नॉट गुड। हम स्ट्रक्चर को बदलना चाहते हैं। और किस प्रकार के स्ट्रक्चर के बदलाव लिया, आप लोग सुनते होंगे, 5+3+3+4। ये केवल नंबर नहीं है, ये क्या है, मैं उसकी ऊपर थोड़ा परिभाषा करना चाहता हूँ। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, स्ट्रक्चरल चेंज। इससे बहुत बड़ा समस्याएं हैं, और बहुत बेहतरीन तरीका है, बहुत बेहतरीन स्ट्रक्चर है। व्हाट इज 5? फर्स्ट प्री प्राइमरी 3, प्राइमरी का 2, नर्सरी टू क्लास 2। दिस इज फर्स्ट स्टेज, विच इज कॉल्ड फाउंडेशनल स्टेज, नॉट प्राइमरी, फाउंडेशनल। हम पहले उसकी देखेंगे, फाउंडेशनल 5 इयर्स। दिस इज नॉर्मली कॉल्ड -3+2। स्कूल 1 से शुरू होता है, स्कूल से पहले जो प्री प्राइमरी को बोलते हैं -3, स्कूल आने से पहले प्री प्राइमरी, एंड प्राइमरी का 2, ये 5 मिला के एक स्ट्रक्चर, एक लेवल। दिस इज फाउंडेशनल स्टेज, फाउंडेशन, नॉट फंडामेंटल, फाउंडेशन। वो फाउंडेशनल नाम क्यों दिया, वहां हम जाएंगे, बिकॉज नेम इज वेरी इंपॉर्टेंट। And then 3, class 3rd, 4th and 5th. This is preparatory stage, not primary, preparatory.
This is preparatory. Foundational, second is the preparatory. Then middle. 6th, 7th, 8th. This is one stage, one structure. Then secondary, 4 साल. No senior secondary, only secondary. 9th, 10th, 11th, 12th. These are all part of school and there is no senior secondary, only secondary. नाम दे दिया. 9th, 10th, 11th, 12th. This is the structure. This is one. And what is the structure? Well, there is a beautiful name to it given in the plan. The structure नाम है curricular and pedagogical structure. They are not simply layers, levels. Primary level नहीं है ये, structures है. And structure का नाम यहाँ क्या है? Curricular and pedagogical. What does it mean, curricular and pedagogical? Because knowledge organization is curricular, knowledge process is pedagogical. And therefore, what is the base for this restructuring? ये बदलाव लाने का आधार भूमि क्या है? The base is the research finding in neuroscience. There is a new science emerging in the Western world, neurological science. How your mind works. And this is also called as cognitive science. संज्ञानात्मक विज्ञान. The ज्ञान कैसे आते हैं बच्चे को, कैसे सीखते हैं, how you know. There are researches and research says that बच्चों का सोचने का तरीका, जानने का तरीका, सीखने का तरीका ऐसे होते हैं. ये 5 साल एक जैसा होता है, इसलिए वो एक स्ट्रक्चर बनाओ. उसके बाद 3 साल में दूसरे प्रकार का होता है, इसलिए वो एक स्ट्रक्चर बनाओ. और उसके बाद एक होता है. सोचने का तरीका या बुद्धि विकसित होने का प्रक्रिया के अनुरूप आपके स्कूल की प्रक्रिया होना है. एंड देयरफॉर देयर इज a need to change this. This is one. And number 2, the brain development of the child, for 80% of brain development happens before the age of 9. हमको 9 साल, ज्यादा से ज्यादा 10 साल के पहले ही हमारा दिमाग की 80% विकसित होता है, खासकर भाषा ये सारे. And therefore they called it as a foundational stage. यहाँ फाउंडेशन ठीक है तो बच्चा आगे निकल जाएगा. यहाँ फाउंडेशन गलत हो गया, आप बाद में कितना अच्छा भी शिक्षा देने की कोशिश करो, वो तेजी पकड़ नहीं पाएगा. वही होता है भारत की स्थिति में. प्राइमरी स्कूल ठीक नहीं है तो वो कहीं भी जाओ वो गिर पड़ना उनको आराम होता है. वो गिर पड़ते ही जाएगा, वो भाग नहीं पाएगा शिक्षा में. एंड देयरफॉर दे कॉल, since 80% of the brain development is supposed to happen between the age of 0 to 8 or 9, this level is very important. And that is why they call it as a foundational stage. आपकी बुनियादी ठीक है तो आगे वो निकल पड़ेगा. बुनियादी खराब है, आप आगे बहुत अच्छा शिक्षा दे रहा है, फिर भी वो आगे नहीं बढ़ पाएगा. And therefore they focused on this. And number 2, there is no pre-primary. Everything is foundation. ये primary, pre-primary नहीं, every 5 years is the foundation. And you have to follow the child. How brain develops, you have to follow. So therefore it is called foundational stage. And what is the problem now? If you want to, you have to implement. We have to implement. And in order to implement, where this pre-primary is there now? It is in Anganwadis. बालवाड़ीज. शहर में तो कुछ प्री प्राइमरी नर्सरी स्कूल्स. नाउ यू हैव टू ब्रिंग देम इनटू स्कूल. प्राइमरी स्कूल अभी जो है उसके साथ जोड़ना है, जोड़ के फाउंडेशनल स्टेज स्कूल स्थापित करना. कहाँ से आएगा इतना? लाखों स्कूल में आप ये 3 साल के बच्चे आके स्कूल में बैठेगा. 3 साल, 4 साल में 3 साल नर्सरी, 4 साल में KG1, उसके बाद KG2 5 साल, and child is joining class 1 at the age of 5 plus 6.
अभी तो 5 है, अभी तो 6 होगा. So what are the issues? Issues देखना है. One is school structure is not like that. शाला व्यवस्था ऐसा हमारे पास नहीं है, क्योंकि आंगनवाड़ी किसी और जगह है, यहाँ कुछ और जगह है. और प्राइमरी स्कूल में तो पहला 5 कक्षे है, उसको तोड़ना है, 2 इधर अटैच करना है, वो 3 को अलग करना है. ये नंबर 1. दिस इज स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम बोलते हैं. और उससे बड़ा प्रॉब्लम है वेयर आर द टीचर्स. टीचर्स कहाँ से आएगा? क्योंकि हमारा डाइट जो है प्राइमरी स्कूल को प्रिपेयर करती है, फाउंडेशनल कोर्स को तो नहीं है. जो बीएड कॉलेज है सेकेंडरी स्कूल टीचर्स को तैयार करती है, मगर फाउंडेशनल स्टेज के लिए कोई टीचर ट्रेनिंग अभी तक है ही नहीं. नाउ यू हैव टू क्रिएट. सो दीज आर द 2 प्रॉब्लम्स. और टीचर्स, मुझे पढ़ाना आता है, मगर 3 साल के बच्चे को तो पढ़ाना नहीं है. You have to lay down the foundations, cognitive foundations. अब वो एकदम खेल ही अलग है, right? So how to do that? So therefore these are the issues here, but it is very important. This is how child grows. Now you have to bring this into the school system. Then second stage is the preparatory stage, right? That okay, there are teachers, school is also there. And then middle school, and then secondary school. And secondary school में क्या है, 11th 12th ला के 10 के साथ जोड़ना है. वो एक ही ब्लॉक मानना है. अभी तो 2 ब्लॉक मान रहे हैं हम, वो अलग है, ये अलग है. एंड हमारा स्ट्रक्चर वैसा नहीं है. नीचे से 3 आ रहा है, ऊपर से 2 आ रहा है. अभी तो कक्षा 1 से 10 तक है, अभी क्या है -3 से 12 तक. And when you say this is the school, right to education act तो मानते नहीं. right to education act मानते हैं कक्षा 1 से कक्षा 8, compulsory right to education. Now you have to change the right to education act. वो तो पार्लियामेंट में करेगा. They are trying, they are pushing, right? That is different problem. That is not teachers' problem. That is a problem of the politics. They will do that, right? And this is one of the important change in school education. दूसरा चेंज जो स्कूल एजुकेशन में है, यू हैव टू इंट्रोड्यूस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फ्रॉम क्लास 6. यू हैव टू इंट्रोड्यूस कोडिंग फ्रॉम क्लास 6. यू हैव टू इंट्रोड्यूस डाटा एनालिसिस फ्रॉम क्लास 6. क्यों? फ्यूचर सोसाइटी इज ए नॉलेज सोसाइटी. ज्ञान समाज में बच्चे जाना है तो उस समाज में जो ज्ञान का जरूरत है वो कक्षा 6 से लेना शुरू करना है. नहीं तो हम compete नहीं कर सकते, दुनिया में नहीं जा सकते. And therefore, how to introduce coding from class 6, how to introduce artificial intelligence from class 6, and how to introduce data analysis from class 8. And teachers, we don't know what is coding and how to introduce that. This is a big problem, but that is necessary. समस्या है मगर बहुत जरूरत है. That is futuristic plan, vision है ना, that is the vision. We have to go there. And therefore, this is one recommendation. And third, vocational education must be integrated with the school from class 6. Not 9th, class 6. That is called pre-vocational. Class 6th, 7th, 8th is the pre-vocational. जी एडिशनल नहीं, संस्कृत बाद में आएगी, भाषा के बाद में आएगी. वोकेशंस को अभी पहले क्या है, 1970 में कक्षा 10 से शुरू करो है, उसके बाद 8 से शुरू करो आ गए. अभी क्या है 6 से शुरू करो. एंड दैट इज कंपल्सरी, नॉट ऑप्शन. मतलब जनरल एजुकेशन के बाद एक पीरियड ऐसा नहीं, कंपल्सरी. जैसा आप गणित पढ़ाते हैं ये भी पढ़ाना है, जैसा गणित को आप मूल्यांकन करते हैं ये भी मूल्यांकन करना है. एंड दिस इज कॉल्ड प्री वोकेशनल, PRE, प्री वोकेशनल. बच्चा एक वोकेशन को सेलेक्ट करने से पहले कितने प्रकार की वोकेशन से उसकी एक्सपोज करना एज ए नॉलेज, दैट मस्ट स्टार्ट फ्रॉम क्लास 6.
Because again, in knowledge society, skill plays a dominant role, not the knowledge. What skill you have. इसका आधार भूमि क्या है? आधार भूमि रिसर्च है। अब रिसर्च क्या कहती है? भारत में जो इंजीनियरिंग कॉलेज से बाहर आ रहा है बच्चे डिग्री लेके, फर्स्ट क्लास डिग्री लेके, जो मैनेजमेंट कॉलेज से आ रहा है, जो फार्मेसी कॉलेज से आ रहा है, फर्स्ट क्लास डिग्री हाथ में लेकर आ रहा है, उनमें से 70% लोग अनएम्प्लॉयबल सर्टिफिकेट से, केवल कागज है उनके पास कुछ नहीं। इट इज फैक्ट। उनको नौकरी देना चाहता हूं फिर भी नहीं दे पाऊंगा क्योंकि उनके पास स्किल है ही नहीं। मैकेनिकल इंजीनियर सर्टिफिकेट तो है मगर मैकेनिक्स नहीं आता। उनको बोल्ट क्या है, पाना स्पैनर क्या है पता नहीं, बट सर्टिफिकेट तो है। कंप्यूटर इंजीनियर, मगर कंप्यूटर में वर्ड क्या है पता नहीं। एंड देयरफॉर द रिसर्च सेज दैट more than 60% of engineer, pharmacy, management graduates are unemployable graduates. There is no unemployment, unemployable. मतलब employment है तो भी कोई नहीं लेगा आपको, नौकरी है तो भी you are not fit. Why? Because we are not teaching skills in the education, and therefore focus is on the skills. And skill कहाँ से आते हैं? Vocational education. And therefore integrate vocational education with general education. Not teach vocation as a separate, you integrate. Make it mandatory, compulsory for every child. Not कुछ लोगों का optional नहीं है, for every child. From 6th class onwards, pre-vocational education. And this is one of the revolutionary change in the education. But the problem गिन सकते हैं, कौन पढ़ाएगा, स्कूल तैयार है क्या, वो कौन सी वोकेशन लेना है, क्या लेना है, यू हैव टू डिबेट, बट दैट इज नेसेसरी। जब चीज अच्छा है कठिनाइयां तो होगी, बट हाउ टू प्रोग्रेस, एंड दिस इज वन इंपॉर्टेंट चेंज। एंड नंबर 4 इन स्कूल, मल्टी एंट्री मल्टीपल एग्जिट। ये बहुत बड़ा शब्द है, बाद में आऊंगा। एंड जो ऑप्शनल है, अभी 10th के पास ले रहे हैं ना, now you can take from 9th class. Bifurcation जो होते हैं ना, 10th class तो सब्जेक्ट चूजिंग, वहां जा जरूरत नहीं है, वहां तक वेट करने का जरूरत नहीं, पहले से ही शुरू, क्योंकि वो 4 एक ही है। पहले तो वो 2 अलग था इसलिए वहां है, अभी 4 एक ही है, इसलिए आप 9th क्लास से शुरू कर सकते हैं। एंड अगेन व्हाट आर द प्रॉब्लम, दिस इज 1। एंड नंबर 2, जो ग्रुप्स है ना, हमको अभी MPC, BIPC ऐसे ग्रुप्स है ना, मतलब PCM मतलब वो मैथ्स साइंस ही पढ़ेगा ना। नाउ दिस पॉलिसी से ये डिसिप्लिनरी बाउंड्री है ना, रिजिडिटी, इसको ब्रेक करना है। इसलिए मैथ्स वाला एक सोशल साइंस भी ले सकता है, और मैथ्स वाला डांस भी ले सकता है, आर्ट भी ले सकता है, गेम भी ले सकता है, लिबरल, जैसा चाहे वैसा आप ले सकते हैं। मैथ्स आपका मेजर होगा, सारे माइनर होगा, मगर मैथ्स के साथ आप जरूर फिजिक्स पढ़ना है, जरूर केमिस्ट्री पढ़ना है, वो पाबंदी नहीं है। आप कुछ भी ले सकते, आप कुछ भी देना है। बच्चे चाहते तो मैं डांस, माइकल जैक्सन डांस करना है, वेस्टर्न डांस तो क्लासिकल डांस, यू हैव टू गिव, बिकॉज देयर इज अ फिलॉसफी, राइट? क्योंकि हम केवल प्रोफेशनल को तैयार नहीं करना है, हम मनुष्य को तैयार करना है। ये बहुत बड़ा बात है, क्योंकि प्रोफेशनल क्या है, मनुष्य क्या है। हम केवल डॉक्टर को तैयार नहीं करना है, मनुष्य को तैयार करना है। केवल डॉक्टर का मतलब क्या है? जी.डी. कृष्णमूर्ति का नाम सुना होगा, ग्रेट फिलोसोफर, एजुकेशनल फिलोसोफर। वो 1980 से ही बोलता था, भारतीय शिक्षा को देखे एक बात हमेशा बोलता था, Indian education is highly successful in producing the world-class engineers, doctors. But Indian education failed to produce a human being. हम तो human beings ही है। कैसे कहा? And he explained, what does it mean? If you are only doctor, if there is no human being in you, आपको लोग कैसे दिखाई देगा? Everybody is a patient.
अब पेशेंट है इसलिए मैं क्या करता हूँ, मेरे पास एक बार आए तो बार बार आने के लिए सोचता हूँ, क्योंकि मुझे उनमें मनुष्य नहीं दिखाई दे रहे, पेशेंट ही दिखाई दे रहे, क्योंकि वो जितना बड़ा पेशेंट है तो मेरा आमदनी उतना बड़ा है। मैं लॉयर हो गया, इफ आई एम ओनली लॉयर नॉट ए ह्यूमन बीइंग, मैं देखता हूं झगड़ा कब होगा, क्योंकि झगड़ा हो गया तो मेरा आमदनी बढ़ेगा। एंड देयरफॉर वेरी इंटरेस्टिंगली ही सेड हियर वी फेल, बिकॉज वी सेड मैथमेटिक्स वाले को सामाजिक विज्ञान से क्या लेना देना है, लेना देना है, क्योंकि समाज के बारे में आपको पता होना बहुत जरूरी है। समाज के बारे में भी मेडिसिन के साथ साथ समाज भी पढ़े तो आप मनुष्य बनना शुरू होता है। एंड देयरफॉर टू डेवलप होल मैन, जो बोलते हैं ना, जो विवेकानंद जी बोल रहे हैं, होल पर्सनालिटी, होल पर्सनालिटी का डेवलपमेंट केवल गणित साइंस या कोई जो अब हमारा रिजिड डिसिप्लिन वो पढ़े तो नहीं आएगा। बच्चे को फ्रीडम देना बहुत जरूरी है, तब उनके तनाव जो है अभी वो कम होते जाएगा। जो गणित या विज्ञान पढ़ते पढ़ते तनाव जो आया, मैं जाके खेलूंगा, वो भी मेरा सब्जेक्ट है, मेरा तनाव थोड़ा नीचे आएगा। मैं केवल ज्ञान की दुनिया में नहीं घूमूंगा, समाज की दुनिया में भी घूमना शुरू करूंगा। एंड देयरफॉर दे सेड लिबरल एजुकेशन, दिस इज द बिगेस्ट रिकमेंडेशन ऑफ द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। Now we are focusing on professional education, and it says no, we have to move towards liberal education where a engineering student must read social science. पक्का जरूर पढ़ना है, जो भी सोशल साइंस आपका पसंद का हो, फिलॉसफी हो, जो भी हो, you have to study because you have to know the society, not only the mechanism. And therefore focus is given on लिबरल एजुकेशन। बहुत बड़ा चर्चा है इसके ऊपर आलोचना भी है, बट दे सेड नो नो नो, वी हैव टू क्रिएट ए होल ह्यूमन बीइंग, नॉट ए नैरो प्रोफेशनल, एंड दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। दिस इज विथ रिगार्ड टू स्कूल एजुकेशन। इफ यू गो टू हायर एजुकेशन, वहां भी दो बहुत बड़ा रेवोल्यूशनरी बदलाव की प्रपोजल किया है। नंबर 1 है 4 ईयर ग्रेजुएशन, अभी 3 साल का है ना, इट इज सेइंग 4 ईयर ग्रेजुएशन। 4 ईयर ग्रेजुएशन नंबर 1। नंबर 2 मल्टीपल एंट्री मल्टीपल एग्जिट। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये पाश्चात्य देश में है ये सारे, तो यही बहुत बड़ा विरोधाभासा होता है। हम पाश्चात्य दूर रहना चाहते हैं मगर उनकी सारे ले रहे हैं, दैट इज द प्रॉब्लम। वहाँ क्या है, मल्टीपल एंट्री मल्टीपल एग्जिट का मतलब क्या है, I join into 4 year suppose BA or BCom और BSc, right? BSc में क्या होना है, केवल गणित विज्ञान ही नहीं होगा। मैं BSc का स्टूडेंट हूँ मगर इकोनॉमिक्स भी पढ़ूंगा, डांस भी एक पेपर ले लूंगा, जो मैं चाहता हूँ वो ले लूंगा, वो फ्लेक्सिबिलिटी होगा, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ सिलेक्शन ऑफ द सब्जेक्ट, दैट इज 1। नंबर 2 मल्टीपल एंट्री एंड मल्टीपल एग्जिट। 4 ईयर मतलब ग्रेजुएशन 4 ईयर पढ़ने का जरूरत नहीं है। सपोज आफ्टर 1 ईयर आई वांट टू लीव, you can leave, you get a certificate. After 2 years I want to leave, you get a diploma. After 3 years I want to leave, you get a degree. After 4 years I want to leave, you get a research degree. So ये फ्लेक्सिबिलिटी। एंड आप, मैं यहाँ 1 साल पढ़ के चला गया, अब दूसरा राज्य में जाके दूसरी सेकंड ईयर में ज्वाइन हो सकते। ये दिस इज वॉट एकेडमिक क्रेडिट बैंक, मतलब आपका जो बैंक खाता में पैसे डाल दिया ना, अभी मार्क्स डाले, ग्रेड डाले, और जाके मैं दूसरे कॉलेज में जाए तो वो लेना है कंपल्सरी, रिजेक्ट नहीं करना है, यू हैव टू टेक। एंड देयरफॉर मैं फर्स्ट ईयर यहाँ से कोई कारणवश मैं छोड़ना पड़ा, मैं छोड़ दूंगा। अभी छोड़े तो क्या है, यू आर डिसकंटिन्यूड, वापस फर्स्ट ईयर करना नहीं होगा। 1 साल के बाद छोड़ गए तो सर्टिफिकेट मिलेगा 1 साल, और दूसरे कॉलेज में 15 साल के बाद आप जाके ज्वाइन होना है, दूसरी कक्षा से शुरू कर सकते, सेकंड ईयर ग्रेजुएशन एंड थर्ड ईयर एंड फोर्थ ईयर एंड 4 ईयर ग्रेजुएशन। और 4 ईयर ग्रेजुएशन के बाद वेरी इंटरेस्टिंग, आप 4 ईयर कंप्लीट करके पास होके गया रिसर्च सर्टिफिकेट, देन 1 ईयर पोस्ट ग्रेजुएशन, ओनली 1 ईयर, अभी 2 साल है, ओनली 1 ईयर।
एंड 4 ईयर ग्रेजुएशन में अब रिसर्च भी पढ़ रहा है, इसलिए ग्रेजुएशन के बाद एकाएक ही तुरंत यू कैन गो इनटू पीएचडी, रिसर्च में जा सकते, because you studied research methodology in under 4 years. So therefore these are very very radical changes. और बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी रोज मीटिंग के ऊपर मीटिंग कर रहे हैं, बीए में साइंस कैसे लाए, बीएससी में आर्ट्स कैसे लाए, because you have to do policy statement तो हो गया, now every university has to do, and that is why every university constituted committee is to bring new courses. and vocational education कहाँ डालना है, डाले तो डाले, तो डालते समय कोई टीचर बोल रहे हैं हमारे स्कूल में कोई नहीं है इस पढ़ाने के लिए, ये मत देना, नहीं आप रिजेक्ट वो रिजेक्ट कर तो फिर यहाँ डाल के क्या फायदा है. These are all the issues, but very progressive proposal. So these are the problems in recommendations in the higher education. This is with regard to higher education. And number 2, teacher education, number 3. And teacher education will be 4-year integrated teacher education. No 1 year, no 2 year. All are integrated teacher education programs. और इसका नाम भी दिया है NCTE अभी ITEP, इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम. और टीचर एजुकेशन के लिए बीएड कॉलेज में ही टीचर एजुकेशन होने की जरूरत नहीं है, आर्ट्स कॉलेज में भी रख सकते हैं, रख सकते नहीं, रखना है, क्योंकि 1 साल का 2 साल का टीचर एजुकेशन होना ही नहीं है, मतलब बीएड कॉलेजेस बंद, डाइट्स बंद. फिर टीचर एजुकेशन प्रिपरेशन कहाँ होता है, मल्टी डिसिप्लिनरी कॉलेजेस, जो यूनिवर्सिटीज जहाँ हर सब विषय पढ़ाया जाता है, ये भी वहाँ पढ़ाया जाएगा. और टीचर एजुकेशन विल बी 4 years. हमारे अभी तो 2 साल का टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन तो हजारों संख्या में है भारत में. 2030 तक उनको टाइम दिया है, आप धीरे धीरे 4 साल की तरफ जाइए, टाइम दिया है. इसलिए बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस बीए खोल रहे हैं, बीएससी खोल रहे हैं, उसके साथ साथ बीएड भी रख रहे हैं. सो दिस इज टीचर एजुकेशन, वेरी रेडिकल चेंज. आरआई में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये 1970 से 4 year कोर्स ही चलता है, और चलिए यहाँ का कोर्स लिया है, यही मॉडल है भारत के लिए. बिकॉज ये, क्योंकि ये मॉडल ये क्यों है, बिकॉज सारे पाश्चात्य दुनिया में टीचर एजुकेशन प्रोग्राम 5 साल से कम नहीं, वहाँ 5 साल होता है, 5 years कोर्स. आप फिनलैंड देखो, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, एनीवेयर 5 years कोर्स. आफ्टर 12th क्लास they go into integrated teacher education program, not less than 4 years, but mostly 5 years. So this document is also says that in future teachers will be produced from integrated teacher education program. Number 1. And number 2, IITs will prepare teachers. अभी 5 IITs एप्लीकेशन लगाया ITEP कोर्स शुरू करने के लिए, इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम शुरू करने के लिए 5 IITs ने एप्लीकेशन दर्ज किया है, क्योंकि इस केंद्र सरकार ने बताया है ITEP जो है 4 year इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम एक टेस्ट के तौर पे होते ना पहले, तौर पे 50 कॉलेजेस में हम शुरू करेंगे. 50 कॉलेजेस में 5 RIs तो ऑलरेडी है, और 5 IITs, ऐसे ही बड़ा बड़ा यूनिवर्सिटीज को कह रहे हैं, हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी आप भी शुरू करो, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी आप भी शुरू करो, जो एस्टैब्लिश्ड यूनिवर्सिटीज है जो बड़ा बड़ा, उनसे मांग रहे यू स्टार्ट टीचर एजुकेशन प्रोग्राम इन यूर इंस्टीट्यूशंस. ये 50 सक्सेसफुल हो गए तो हम बढ़ाते जाए. दिस आर पायलट स्टडी बोलते ना, दिस आर पायलट स्टडीज, एंड पायलट स्टडी विल स्टार्ट फ्रॉम 2023. If it is successful after 4 years, they shift to the, every institution becomes teacher education institutions. So this is one of the important aspect. And as far as assessment is concerned, है ना, examination के बारे में तो बहुत बातें कही गई है, पहले से कर रहे. होलिस्टिक पर्सनालिटी डेवलपमेंट, 360-degree assessment, ये नया शब्द यूज किया, 360-degree assessment. मतलब you have to see every dimension of the personality.
not as an optional, compulsory. 360. And you have to prepare holistic progress report card. पहले जब हम पढ़ते थे cumulative record होते थे. Now they want holistic progress report card and 360 degrees assessment. और 360 डिग्री असेसमेंट में केवल आपकी ज्ञान को मापते नहीं, आपकी स्किल्स को भी मापते हैं, आपके व्यवहार को भी मापते हैं, आपकी रहन सहन, बिहेवियर, वैल्यूज सबकी मापन होना है. ये बात पहले से है. CCE, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रहेंसिव एवैल्यूएशन, स्कूल बेस्ड एवैल्यूएशन पहले से है, मगर ये नीति तहत आपके पास आता है. नीति तहत मतलब क्या है? You have to do it, and therefore these are the major changes. There are many minor changes. These are the main changes. And at the end, language question. How many languages a child has to learn? 3 भाषा, 4 या 2? Number 1. This is the how many. And what are the languages? How many is not a big problem. What are they? That is a big problem. And this document says school education as far as possible should be in mother tongue. If you say school education should be in mother tongue, that is clear cut. But as far as possible लगा दिया, क्या भी है? संभव ही नहीं है. आप वो दिए तो क्या संभव ही नहीं होगा. Because policy statement should be very clear. It should be in mother tongue. बस खेल खत्म. As far as possible लगा दिया मतलब possible नहीं होगा. हमारे दिमाग ऐसे ही होते हैं. That problem is there. It's not categorical बोलते ना. Categorical मतलब दुविधा नहीं होना है. दुविधा है तो क्या बस खेल खत्म. Right? That is there. But the emphasis is on mother tongue. And when you say mother tongue, the problem multiplied. Hindi is a mother tongue. Gondi is also mother tongue. Halbi is a mother tongue. Lambadi is a mother tongue. And there are hundreds of mother tongues. क्या हम गोंडी बच्चे को गोंडी भाषा में पढ़ाने जा रहे हैं? That is mother tongue. रीजनल लैंग्वेज बोले तो अलग है, मगर मदर टंग बोले तो अलग है. एक कोया ट्राइबल बच्चा है, घर में तो कोया बोलते हैं, गोंडी बच्चा गोंडी बोलते हैं, हल्बी बच्चा हल्बी बोलते हैं, छत्तीसगढ़ी बच्चा छत्तीसगढ़ी बोलते हैं. बट छत्तीसगढ़ में कौन सी भाषा? हिंदी है. टेक्स्ट बुक लैंग्वेज इज द हिंदी, बट दिस डॉक्यूमेंट सेज नो यू हैव टू टीच इन मदर टंग एज फार एज पॉसिबल. That is the problem. Mother tongue is very difficult. And number 2, आप लोग सोच लीजिए, mother tongue भी स्थिर नहीं है. वो इतना हिंदी क्या हिंदी है क्या? 20 साल की हिंदी, आज की हिंदी एक हिंदी है क्या? आप हिंदी सीरियल्स देख लीजिए, उसमें आधा तो अंग्रेजी है, आधा उर्दू है. उर्दू पिक्चर तो पहले से है, वो क्या 400 साल का सावास. अभी तो अंग्रेजी भी आ गया. एंड वेरी इंटरेस्टिंगली नो लैंग्वेज इज प्योर नाउ. मिक्सचर हो गया क्योंकि लोग मिक्स हो रहे हैं. पहला एक व्यक्ति एक ही भाषा बोलता था क्योंकि वो एक ही के साथ ही रहता था, वही जानता था. अभी तो हम कितने लोग अलग अलग लोगों से मिल रहे हैं, इसलिए उनकी इधर आएगा, हमारा उधर जाएगा और मिक्स हो जाएगा भाषा. And therefore, what is mother tongue in 1950 is not the mother tongue today. What is other tongue in 1950? Now it is not other tongue. It is almost mother tongue. Other tongues are changed. आप अंग्रेजी की ले लीजिए. आप अंग्रेजी एक उदाहरण तौर पे ले लीजिए. अंग्रेजी 1850 में जो ब्रिटिश वाला है, that is foreign language. फॉरेन लैंग्वेज 1835. मगर वो 19th सेंचुरी वो आते आते ही फॉरेन धीरे घटके अदर हो गया. फॉरेन मतलब बहुत दूर, अदर मतलब बगल वाला, अदर. 1900
वो 1960 तक आते आते 70 तक आते वो अदर भी नहीं हुआ, सिग्निफिकेंट अदर हो। सिग्निफिकेंट अदर तो बहुत होते हैं, उनमें से खास अदर, ये खास वाला है। खास वाला क्यों? क्योंकि ये मुझे अमेरिका लेके जाती है, इंग्लैंड लेके जाती है, ऑस्ट्रेलिया लेके जाती है, इधर लेके जाती है, क्योंकि मेरा भाषा तो लेके नहीं जाएगा, यही लेके जा रहे हैं ना। Therefore it is significant, खास मेहमान। एंड 1980 आते आते ही बहुत सारे एलिट फैमिलीज में घर में वही बोलते हैं, अपना भाषा थोड़ी बोल रहे हैं, वही भाषा बोल रहे हैं, राइट। वो सिग्निफिकेंट अदर से अभी मदर हो गई, सरोगेट मदर हो गया, सरोगेसी। इट इज नाउ सरोगेट मदर टंग। इट इज foreign for some, maybe tribals. It is other for urban, right? It is significant other from metropolitan cities, and it is surrogate mother for elite class. Suppose मेरा घर में 2 प्रोफेसर्स हैं, my wife and my professor, बहुत सारे, हम टीचर्स, दोनों टीचर हैं। हमारे भाषा में कितना परिवर्तन आया, बहुत परिवर्तन आया। जो घर में सीखा है वो थोड़ी बोल रहा है, जो घर में सीखा वो बोले तो बच्चे हंस के बाहर जाएगा क्लास में। क्योंकि हमारा एक छत्तीसगढ़ी से एक लड़का आया था, जब इंटर्नशिप में क्लास पढ़ा रहा था, लड़कियां हंस रहे थे क्लास में, 9वीं कक्षा के लड़कियां हंस रहे थे। वो छत्तीसगढ़ से आया, छत्तीसगढ़ की उनकी गांव की भाषा में बोल रहे थे, और हिंदी फिजिक्स पढ़ा है 9th क्लास में, और उनके मुंह से शाह निकलती नहीं है, वो सा ही निकलती है, क्योंकि छत्तीसगढ़ी भाषा में शाह है ही नहीं, केवल सा ही है। और मध्य प्रदेश वो मिडिल क्लास बच्चे को तो शाह मालूम है, और लड़कियां हंस रही है, सर को शाह नहीं आ रहा है, सा बोल रहा है, कितना पिछड़ा है। सो भाषा केवल भाषा नहीं है, पिछड़ापन भी है ना। कक्षा की दृष्टि से देखे तो पिछड़ापन है, समाज की दृष्टि से तो वो आगेपन है। मेरा तो वही है भाषा है। So therefore ये problems है, these are all the problems. Now English is not foreign language, it is mother tongue for some section, not all, for some. For some it is surrogate mother tongue, for some is significant other, for some it is other, for very few it is the foreign. इसलिए हम फॉरेन भाषा बोले तो कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। वो तो वो अवस्थाविकता भी है, 1835 से पहले वो फॉरेन भाषा होगा, मगर बाद में तो वो मिल गए ना, आपके साथ मिल गया। और आप इंग्लिश डिक्शनरी देख लीजिए, हिंदी शब्द कितने गए हैं। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में लाठी है, लाठी तो इंग्लिश शब्द नहीं है, हिंदी है। लाठी चार्ज करते ना, हाँ वो लाठी चार्ज ही लिख रहे हैं वो लोग। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में पराठा भी, पराठा है, और ब्रह्म है, आत्मा है, परमात्मा है, ये सारे हैं, एंड दे गिव इन इंग्लिश मीनिंग, एंड आफ्टर सम टाइम दे डिलीट इंग्लिश मीनिंग, दे सॉल्व आत्मा इज इंग्लिश वर्ड, बिकॉज एवरीबॉडी अंडरस्टूड परमात्मा इज इंग्लिश वर्ड। एंड समझाने के लिए कुछ दिन इंग्लिश में उसका मीनिंग लिखते हैं, और उसके बाद इंग्लिश मीनिंग उड़ जाता है, नॉर्मल लिख लेते हैं, बिकॉज दैट हैज बिकम अकस्टम। रोटी है वहां, इन इंग्लिश ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी देयर इज ए रोटी, because they invite जो भी आओ। and very interestingly, when you welcome the words of other language, you become very rich. When you refuse, you become very poor. very और आपका भाषा राज करेगा, क्योंकि सब लोग वही में बोल रहे हैं, नहीं इनका प्रोनाउंसिएशन ठीक नहीं है, थेड़ा बोलता है, नहीं प्योरिटी मेंटेन करना है। आप प्योरिटी मेंटेन करते बैठो, हम जाएंगे, क्योंकि प्योरिटी मेंटेन करने वाला कभी आगे निकलेगा नहीं। संस्कृत से वही हुआ, संस्कृत तो सबसे पुराना बेहतरीन भाषा है सारी दुनिया। फर्स्ट ग्रामेरियन पाणिनि, फर्स्ट डिटेल्ड ग्रामर किसी भाषा को है वो है संस्कृत। और संस्कृत कितने लोग बोलते हैं? कोई नहीं। क्यों नहीं बोलता? क्योंकि हम पहले से बोला ये प्योर लैंग्वेज है, सब लोग बोलना नहीं है, हम ही बोलेंगे। बोलो हमें क्या है, आप ही गए।
दूरदर्शन में संस्कृत न्यूज आते थे, और जब दूरदर्शन में इति वार्ता बोलते हैं हम बंद करते हैं, बिकॉज वो बोल रहे ना टेढ़ा भी बोलो प्रोनाउंसिएशन कैसे भी हो बोलो, क्योंकि आपकी मातृभाषा का प्रभाव तो होता है। एंड वो दे रिकॉग्नाइज। संस्कृत बोलते समय बोलता है नहीं, मातृभाषा का प्रभाव नहीं होना है, शुद्ध बोलना है। और भाषा शुद्ध होते ही नहीं, शुद्ध होते नहीं, नथिंग इज प्योर। एंड देयरफॉर इन दिस डॉक्यूमेंट आल्सो 3 लैंग्वेज फार्मूला, ये तो पहली बात नहीं है, कोठारी कमीशन से है, नई बात तो नहीं है, मगर 3 लैंग्वेज फार्मूला में कौन सी भाषा बोलना है, वहां संस्कृत को प्राधान्यता देना है, इंपॉर्टेंस देना है, संस्कृत को क्या बोलते हैं, दर्जा देना। तो फिर वही सवाल पूछा है, क्यों देना है, देंगे, दैट्स ए गुड लैंग्वेज, व्हाई is it mother tongue of anybody? Tongue of 5,000 people. If you go to Andaman Nicobar, there is Andamanese language spoken by 3 people. It is mother tongue. They say it is my mother tongue. But how many say that Sanskrit is our mother tongue? No. It is always considered as a language of scholars, language of devas. देव भाषा बोलते हैं ना उसको। जब भी आप देव भाषा बोलते हैं ना, वो मनुष्य का नहीं है। हम तो मनुष्य हैं, हम तो मनुष्य हैं, क्योंकि मेरे मुंह से संस्कृत शुद्ध निकलेगा नहीं, आपके मुंह से भी निकलेगा, किसी के मुंह से निकलेगा नहीं, क्योंकि शुद्धता नहीं होता है, क्योंकि यूर रीजनल बैकग्राउंड, लिंग्विस्टिक बैकग्राउंड इन्फ्लुएंसेस। क्योंकि मैं अंग्रेजी बोलना शुरू करे तो इंग्लैंड वाला मुझे बोला, आर यू फ्रॉम इंडिया, तुरंत बोला, लंदन में 2 मिनट में बोला आर यू फ्रॉम इंडिया, वो पकड़ लिया। तो हम यहाँ बोले तो, यहाँ हमारा मलयाली फ्रेंड इंग्लिश बोल रहे थे, 1.5 मिनट में बोला आर यू फ्रॉम केरला, हाँ यस सर आई एम फ्रॉम केरला, वो आला आला आ जाता है, अब कहीं भी जाओ आला आ जाता है। एंड वो बिना आला मैं कुछ नहीं करूँगा, बिकॉज दैट इज माई आइडेंटिटी, दैट इज माई पहचान, मैं पहचान को छोड़ूंगा नहीं, मेरा पहचान के साथ दूसरा पहचान को लेके जाऊंगा, मगर मेरा पहचान को तो छोड़ूंगा। एंड देयरफॉर लैंग्वेज से रिलेटेड वो थोड़ा नथिंग न्यू, वेरी इंटरेस्टिंगली इट इज नॉट, इट इज ओल्ड, कोठारी कमीशन से वो है। एंड देयरफॉर दिस इज द बेसिक प्रिंसिपल्स। और इसमें आखिरी बात वो क्या है, बार बार इसमें कहा है, दैट इज मूल बात, एक ही मिनट, इंडियनाइजेशन ऑफ एजुकेशन, भारतीयीकरण करना। प्लीज यू थिंक हाउ टू इंडियनाइज फिजिक्स, क्योंकि फिजिक्स वाला बोलते हैं दिस इज यूनिवर्सल नॉलेज, लॉस ऑफ मोशन, इंडियन लॉस ऑफ मोशन तो होता नहीं, दे आर यूनिवर्सल बोलते ना, ऐसे बोलते, आई डोंट नो, आई एम वेरी पोर इन फिजिक्स। But this document says we have to encourage Indianization and you have to bring indigenous knowledge into classroom. We have to think. Only we can bring, as a teachers, you can bring what is the indigenous knowledge in physics in your discipline. Can we begin from Kannada? Kannada है ना? The first person in India who spoke about atom. कन, इसलिए उनका नाम ही कनाडा हो गया। और जब उनका में अलग, मेरा तेलुगु का कनाडा आ रहा है, आप बोल रहे कड़ा, आना 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 है ना, शिवाली का बोले तो बंगाली आएगा। सो द फर्स्ट एटम थियरी कनाडा जो बोला वही है क्या, और विस्तार हो गया। So how to Indianize? We have to think, that is important. We have to do how to bring indigenous knowledge into textbooks, and this cannot be brought by policy makers. The policy maker ज्ञान तो नहीं ला पाएगा, only teachers can bring, maybe in the form of examples, analogies, activities, we can Indianize, indigenize. But knowledge is universal.
ज्ञान का तो ज्ञान को भी हम बॉर्डर्स रखें तो बहुत खराब हो जाएगा. Activities are particular. Analogies are particular. You can bring examples, activities, analogies from the community, from the context, from indigenous. But principles are universal. So we have to work on analogies, examples, activities to bring India. Or you can see how this physics knowledge is practiced in everyday life without knowing that this is physics, that this happens. Because we practice many things not by knowing the knowledge, we practice. Our kitchen is a chemistry lab. How it is a chemistry lab? Because every lay mother knows that haldi dalo wo rang badlega. She is saying chemistry. But she doesn't say that this is chemistry. So we have to bring in cooking, there is chemistry. And what kind of knowledge is there with mothers? That is indigenization. That is required. क्योंकि हम सोचते हैं, खासकर विज्ञान के संदर्भ में हम ये सोचते हैं, विज्ञान का मतलब लैबोरेटरी से आता है. ये गलत धारणा है. विज्ञान ह्यूमन प्रैक्टिस से आता है. और विज्ञान जब तक हम लैबोरेटरी से आता है मान के चले तो विज्ञान वेत्ता बहुत कम लोग होगा, है ना. वो किताब में जो नाम मिलता है वही लोग ज्ञानी होगा. मगर विज्ञान बाहर भी है, किचन में भी है, खेती में भी है, यहाँ भी है, वहाँ भी है. मे बी आई एम नॉट नोइंग द प्रिंसिपल बट आई एम प्रैक्टिसिंग. ना जो हल चलाने वाला जितना तेजी से चलाओ उतना अंदर तक जाए.